नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसा कि आपको पता है, हमने स्ट्रक्चर एनालिसिस पर वीडियो लेक्चर सीरीज शुरू करी है एंड वी हैव रिकॉर्डेड टू प्रीवियस वीडियो. वन वाज फ्रॉम रिएक्शन एंड सेकंड वीडियो आई हैव अपलोडेड on the static indeterminacy. That was the part of indeterminacy. In that lecture we have discussed static indeterminacy thoroughly, and today we are discussing the next topic of structure analysis or the indeterminacy, that is kinematic indeterminacy. So in previous lecture we have discussed about static indeterminacy. In static indeterminacy we see that the indeterminacy of any structure with considering the unknown forces, but today we are discussing the indeterminacy with considering the unknown joint displacement of the structure. In case of static indeterminacy, हिंदी में बात करते हैं, तो इन केस ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी के केस में हमने क्या देखा था? स्टैटिक इंडिटरमिनेसी होती क्या थी? स्टैटिक इंडिटरमिनेसी एक्सेस ऑफ अननोन फोर्सेज होता था, जिनको हम इक्विलिब्रियम इक्वेशन के हेल्प से फाइंड नहीं कर सकते हैं. तो मैंने इक्विलिब्रियम इक्वेशन की कल बात करी थी, थोड़ा वहाँ पर एक टॉपिक रह गया था. बात थी कि एक चीज होता है इंडिपेंडेंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन, एक होती है कंपैटिबिलिटी इक्वेशन. इंडिपेंडेंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन की बात मैंने पिछले लेक्चर में करी थी, तो कंपैटिबिलिटी इक्वेशन की बात मैं आज कर लेता हूँ. देखिए, अगर हमारा स्ट्रक्चर इंडिटरमिनेट है, स्टैटिकली इंडिटरमिनेट है, तो इसका मतलब हम इक्विलिब्रियम इक्वेशन, इंडिपेंडेंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन होती है, उनकी हेल्प से जो भी अननोन फोर्सेज हैं उनको कैलकुलेट नहीं कर सकते. तो इसके लिए हमने कुछ और मेथड डेवलप करे, जैसे जिन मेथड को हम क्या बोलते हैं, कंपैटिबिलिटी इक्वेशन बोलते हैं. जैसे कि हमारे कंपैटिबिलिटी मेथड, जो कंपैटिबिलिटी इक्वेशन होती है, उन पर जो बेस्ड मेथड है, वो मेथड है आपका मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड और स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड. इनको हम बाद में पढ़ेंगे, जो हमारे इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर को एनालिसिस करने के काम आते हैं. तो वो जो इक्वेशंस होती है उन्हें बोलते हैं हम कंपैटिबिलिटी इक्वेशन. तो यहाँ पर हम जो स्टैटिक इंडिटरमिनेशन में बात कर रहे थे वो इंडिपेंडेंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन की बात कर रहे थे. तो ये बात थी जो बच गई थी स्टैटिक इंडिटरमिनेसी में. तो आज हम बात कर रहे हैं किनेमेटिक इंडिटरमिनेसी की. तो किनेमेटिक इंडिटरमिनेसी होती क्या चीज़ है, सबसे पहले ये देख लेते हैं. किनेमेटिक इंडिटरमिनेसी वह इंडिटरमिनेसी होती है जिसको हम कैलकुलेट करते हैं जो भी हमारा स्ट्रक्चरल एलिमेंट है उसके जॉइंट डिस्प्लेसमेंट को कंसीडर करके. सपोज दैट, फॉर एग्जांपल से ले लेते हैं, सपोज दैट मेरे पास एक सिंपली सपोर्टेड बीम है लाइक दिस. सिंपली सपोर्टेड बीम है मेरे पास इस तरीके से. मेरे पास एक सिंपली सपोर्टेड बीम है. तो अब मैं इस सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में किनेमेटिक इंडिटरमिनेसी कैलकुलेट करना चाहता हूं. तो किस बेसिस पे मैं किनेमेटिक इंडिटरमिनेसी कैलकुलेट करूंगा? मेरा बेसिस होगा जो भी अननोन जॉइंट डिस्प्लेसमेंट होते हैं. किनेमेटिक इंडिटरमिनेसी होती क्या है? किनेमेटिक इंडिटरमिनेसी होती है अननोन जॉइंट डिस्प्लेसमेंट. अननोन जॉइंट डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है ये देखने पहले. सपोज मेरे इस बीम में कोई लोड, आर्बिट्री लोड लगा, तो अब इसमें एक है, दो जॉइंट है मेरे पास 1 और 2. इन जॉइंट पे जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा, वो डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है? इस जॉइंट पे डिफ्लेक्शन हो सकता है, हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन हो सकता है, और इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, और यहाँ पर रोटेशन हो सकता है. हमारी बीम ऐसे बेंड हो सकती है, ऐसे बेंड होगी, तो बेंड होने से यहाँ पर क्या हो जाएगा? रोटेशन डेवलप हो सकता है. समझ लो, अगर ये सिंकिंग सपोर्ट है तो ये सपोर्ट आपका सिंक करके यहाँ ऐसे सिंक हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो सकता है? वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हो सकता है. या फिर इस अगर ये एक्सटेंजेबल हमारी बीम है, तो ये जो सपोर्ट है मेरा यहाँ शिफ्ट हो सकता है, यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है, और रोटेशन के फॉर्म में डिस्प्लेसमेंट हो सकता है. तो इन्हीं डिस्प्लेसमेंट को कंसीडर करते हुए जब हम इंडिटरमिनेसी कैलकुलेट करते हैं, तो उस केस में हमारी जो इंडिटरमिनेसी होती है उसे हम कहते हैं किनेमेटिक इंडिटरमिनेसी. तो किनेमेटिक इंडिटरमिनेसी को जानने से पहले हमें यह देखना होगा कि जो वेरियस टाइप के स्ट्रक्चर हैं उनमें जॉइंट होते हैं, वो जॉइंट किस किस तरीके से डिस्प्लेस कर सकते हैं, उन पर कौन कौन से डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, जिनको हम जो अब पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट होते हैं उन्हें हम बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम. इसका मतलब क्या है कि वह कौन कौन से डिस्प्लेसमेंट उसमें परमिट है. इसके लिए मैंने एक टेबल बनाई हुई है. टेबल में से हम देख सकते हैं इजीली कि कौन कौन से स्ट्रक्चर में कौन कौन से डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी कि कौन कौन सी डिस्प्लेसमेंट अवेलेबल होती है. तो सबसे पहले हम देखते हैं टू दी रिजिड जॉइंट, यानी कि बीम की अगर हम बात कर रहे हैं, बीम एंड फ्रेम की बात अगर हम करें 2D के केस में, जिसमें आपके जॉइंट क्या होता है? रिजिड होते हैं. तो उस केस में हमारी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है, यानी कि अभी मैंने यहाँ पर एक बीम बनाई थी, सिंपली सपोर्टेड बीम, इसमें अगर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम देखें, इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम देखें, हम बात कर रहे हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम कहाँ की बात कर रहे हैं? अगर मैं बात कर रहा हूँ किनेमेटिक इंडिटरमिनेसी की, तो किनेमेटिक इंडिटरमिनेसी होती है आपकी अननोन जॉइंट डिस्प्लेसमेंट. इस बात पर ध्यान दीजिएगा कि अननोन जॉइंट डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, ना कि मैं इसकी मिड स्पान की. अगर ये बीम इस तरीके से बेंड होती है, तो बेंड होने की वजह से इसके मिड स्पान में भी क्या आ सकता है? डिस्प्लेसमेंट आ सकता है. तो मैं उस डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ओनली एंड ओनली जॉइंट डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ. तो इस बात का ध्यान रखिएगा. तो इसके लिए अब हम देख रहे हैं कि जो भी बीम है हमारी, बीम के यानी कि बीम या फिर 2D रिजिड जॉइंट वाला जो भी हमारा स्ट्रक्चर है, उसके जो भी जॉइंट होते हैं उनके कौन कौन सी डिग्री ऑफ फ्रीडम अवेलेबल होती है. तो उसमें हमारी 3 तरीके की डिग्री ऑफ फ्रीडम अवेलेबल होती है. नंबर 1 डेल एक्स, डेल वाई एंड थीटा एक्स वाई. इसका मतलब क्या है कि जो भी मेरा ये जॉइंट है एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर सकता है, वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर सकता है, और इसका एक्स वाई प्लेस में इसमें क्या हो सकता है? रोटेशन हो सकता है. तो ये क्या है? अगर इसके दो जॉइंट हैं तो इसके वन जॉइंट पर 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम अवेलेबल है, यानी कि 3 तरीके से इसमें क्या हो सकता है? डिस्प्लेसमेंट हो सकता है. और यहाँ पर भी 3 तरीके से हमारे क्या हो सकता है? जॉइंट डिस्प्लेस कर सकता है. तो अगर इसमें 2 जॉइंट हैं तो ये नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएंगे आपके 2 × 3 = 6. तो ये है आपके अवेलेबल डिग्री ऑफ फ्रीडम इन केस ऑफ 2D
रिजिड ज्वाइंट बीम और फ्रेम। तो ऐसे अगर हम देखें 3D ज्वाइंट बीम एंड फ्रेम, तो इस केस में हमारे पास 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम अवेलेबल होंगी। ऐसे डेल एक्स डेल वाई डेल जेड, यानी कि एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, एंड थीटा एक्स वाई थीटा वाई जेड थीटा एक्स जेड, ये सारे क्या है रोटेशन है। तो ये तो बात होगी बीम एंड फ्रेम की। अब हम बात करते हैं 2D पिन ज्वाइंट। पिन ज्वाइंट होते हैं आपके ट्रस मेंबर, ट्रस से जो होती है वो पिन ज्वाइंट। तो इनके केस में हमारे पास 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम अवेलेबल होती है, वो होती है dx एंड dy। दैट मींस हमारा जो ट्रस का ज्वाइंट है वो दो तरीके से डिस्प्लेस हो सकता है, तो एक्स डायरेक्शन में उसमें डिस्प्लेसमेंट हो सकती है डेल एक्स एंड डेल वाई। ऐसे हमारा जो 3D पिन ज्वाइंट ट्रस होती है उसमें भी हमारे 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम अवेलेबल होती है, dx dy dz। तो ये तो बात होगी डिग्री ऑफ फ्रीडम की, यानी कि आपका जो भी ज्वाइंट है वो कितने तरीके से डिस्प्लेस हो सकता है। तो ये तो बात थी डिग्री ऑफ फ्रीडम की। अब हम बात करते हैं, अब हम बात कर रहे हैं, अगर मेरा कोई सपोज मेरे पास ये बीम है, तो इस बीम में मैंने बताया कि ये जो ज्वाइंट है इसकी 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, यानी कि 3 तरीके से डिस्प्लेस कर सकता है। लेकिन क्या ये इस केस में 3 तरीके से डिस्प्लेस हो सकता है जब इसका एक सपोर्ट हिंज सपोर्ट है, दूसरा क्या रोलर सपोर्ट है। तो मैंने आपको रिएक्शन वाली जो टॉपिक था उसमें मैंने बताया था, जब कोई ज्वाइंट रेस्पेक्टिव फोर्स को रेजिस्ट करता है तो उस रेस्पेक्टिव फोर्स के अगेंस्ट एक रिएक्शन डेवलप करता है, और रिएक्शन डेवलप होने से जो भी उस फोर्स के कारण डिस्प्लेसमेंट होता है वो प्रिवेंट होता है, उसके उस फोर्स के कारण फिर उस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट नहीं होती। जैसे कि आपका रोलर ज्वाइंट है, तो रोलर ज्वाइंट के केस में आपके पास एक्स डायरेक्शन में कोई रिएक्शन डेवलप नहीं होगी, बट वर्टिकल डायरेक्शन में जो भी आपकी रिएक्शन, जो भी आपका फोर्स एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होगा उसको हमारा रोलर ज्वाइंट जो होगा वो क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा और वर्टिकल डायरेक्शन में एक रिएक्शन जरूर डेवलप करेगा। तो इस केस में जो भी वर्टिकल डिफॉर्मेशन है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये रिएक्शन डेवलप कर रहा होगा कौन से फोर्स के लिए, वर्टिकल फोर्सेज के लिए। बट हॉरिजॉन्टल फोर्स में ये आपकी डिस्प्लेसमेंट को परमिट करेगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पर मेरी 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम थी तो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम तो इस रिएक्शन के कारण हमारी एलिमिनेट होगी। अब 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम मेरे पास होती है एक्स डायरेक्शन में, और दूसरा जो हमारा रोटेशन है, क्योंकि हमें पता है रोटेशन और जो बेंडिंग मोमेंट और एक्स डायरेक्शन में फोर्स लगता है, एक्सटर्नल फोर्स, उसको हमारा रोलर सपोर्ट रेजिस्ट नहीं करता। तो इसकी वजह से हमारे पास यहाँ पर 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे। ऐसे मैं इस हिंज ज्वाइंट की बात करूँ तो हिंज ज्वाइंट जो होता है हमारा एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में जो भी अननोन फोर्स लग रहा होगा उसे क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा, यानी कि रिएक्शन डेवलप करेगा, यानी कि जो भी इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा एक्स एंड वाई डायरेक्शन उसको प्रिवेंट करेगा। लेकिन नंबर 3 जो हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम है, दैट इज रोटेशन, उस रोटेशन को यह प्रिवेंट नहीं करता है कि बेंडिंग मोमेंट को ये के अगेंस्ट रिएक्शन डेवलप नहीं करता। तो यहाँ पर आपकी 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम अवेलेबल रहेगी आउट ऑफ 3, एंड यहाँ पर आपकी आउट ऑफ 3 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम अवेलेबल रहेगी। ये ज्वाइंट आपका दो टाइप से डिस्प्लेस कर सकता है, ये 1 टाइप से। तो आपके पास जो अननोन डिस्प्लेसमेंट आ गए 2 and 1, 2 here and 1 here, तो 3 अननोन डिस्प्लेसमेंट अवेलेबल है आफ्टर दीज सपोर्ट्स। तो यही क्या है 2 and 2 plus 1, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ अवेलेबल है, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ अवेलेबल। तो ये 2 plus 1 यही हमारी क्या है अननोन ज्वाइंट डिस्प्लेसमेंट, इसी को हम क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ किनेमेटिक इंडिटरमिनेसी बोलते हैं। तो ये तो बात एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट है। तो इसके लिए हम इसके लिए हम अब एक जनरल फॉर्मूला भी डेवलप करेंगे। उससे पहले हम एक चीज और देख लेते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम एट इंटरनल हिंजेज। इंटरनल हिंजेज की बात मैंने पिछले वीडियो में कर दी थी, तो आज मैं बस इंटरनल हिंजेज पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी अवेलेबल होती है ये डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो इंटरनल हिंज भी 2 टाइप के हो सकते हैं, एक हिंज या फिर इंटरनल हिंज भी 2 टाइप की हो सकती है। एक तो हो सकती है आपकी मेंबर हिंज या फिर हो सकती है आपकी ज्वाइंट हिंज। अगर आप मेरे पास एक सपोज एक फ्रेम है, इस फ्रेम में अगर मैं हिंज यहाँ प्रोवाइड कर दूँ, इन 2 मेंबर्स के ज्वाइंट पर प्रोवाइड कर दूँ, तो इसे मैं क्या बोल सकता हूँ, ज्वाइंट हिंज बोल सकता हूँ। अगर मैं इस मेंबर के मिड में अगर हिंज प्रोवाइड करता हूं तो इसे मैं क्या बोल सकता हूं, मेंबर हिंज बोल सकता हूं। या तो आप अगर जब आप इंडिटरमिनेसी कैलकुलेट करोगे, या तो आप इस हिंज को मेंबर हिंज लेके सॉल्व करो या फिर ज्वाइंट हिंज, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपने इसको भी ज्वाइंट हिंज मान के अगर क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो तो आपको इस ज्वाइंट को भी यहाँ पर एक ज्वाइंट कंसीडर करना होगा। सपोज अगर आप इसको मेंबर हिंज काउंट करें तो ज्वाइंट आपके नंबर ऑफ ज्वाइंट कितने जाएंगे 1 2 3 4। अगर आप इसको ज्वाइंट हिंज कंसीडर करो तो आपके नंबर ऑफ ज्वाइंट हो जाएंगे 5। तो ये मैं बताना चाहता हूँ, ये मेंबर हिंज और ज्वाइंट हिंज, आप ज्वाइंट हिंज लेके भी सॉल्व कर सकते हो हिंज को और मेंबर हिंज लेके भी सॉल्व कर सकते हो। तो अब हम देख लेते हैं जो भी इंटरनल हिंजेज होती है, इंटरनल हिंज पे आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी अवेलेबल होती है। अगर आप मेंबर हिंज लेके सॉल्व कर रहे हो फॉर मेंबर हिंज, जो आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम अवेलेबल होगी, जिसको मैं R' से शो करूंगा, वो होगी 4। और फॉर ज्वाइंट हिंज डिग्री ऑफ फ्रीडम आपकी होगी m-1 फॉर 2D एंड 3m-1 फॉर 3D, राइट। ये तो आपका हो गया डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में। इतना आपको नॉलेज होना चाहिए, तभी जाके आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे। तो ये तो बात होगी आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम की, और डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे रजिस्टर होती है सपोर्ट से, तो वो भी हमने डिस्कस कर लिया। अब हम एक जनरल फॉर्मूला डेवलप करेंगे डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी कैलकुलेट करने की, क्योंकि अगर आपके पास एक बड़ा सा फ्रेम स्ट्रक्चर दे दिया तो आप ऐसे कैलकुलेट नहीं कर सकते कि ये यहाँ पर प्रिवेंट होगी, यहाँ प्रिवेंट होगी, यहाँ इतनी होंगी। आप ऐसे मैन्युअली कैलकुलेट करने में आपको बहुत टाइम लगेगा। तो इसके लिए हमें एक नॉर्मल फॉर्मूला इस कॉन्सेप्ट बेस्ड डेवलप करेंगे, जिसे हम अपने सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, चाहे ट्रस हो, बीम हो और फ्रेम हो, उसके लिए यूज करते हुए चलेंगे। तो डेवलप करते हैं एक फॉर्मूला। तो देखिए, अब हमने बात करी थी किनेमेटिक इंडिटरमिनेसी जो होती है आपकी अननोन ज्वाइंट डिस्प्लेसमेंट होती है। तो अब सबसे पहले हम सपोज मेरे पास एक ट्रस स्ट्रक्चर है लाइक दिस,
एक सिंपल ट्रस स्ट्रक्चर मेरे पास इस तरीके से है, तो इसके लिए मुझे एक जनरल कॉन्सेप्ट बेस्ड फॉर्मूला किनेमेटिक इंडिटरमिनेसी के लिए ड्राइव करना है। तो सपोज दैट इसमें नंबर ऑफ जॉइंट हैं आपके जे नंबर ऑफ जॉइंट एंड नंबर ऑफ एक्सटर्नल रिएक्शन आर, नंबर ऑफ एक्सटर्नल रिएक्शन आर है। तो इस केस में अब आपको इस केस में आपको एक जनरल फॉर्मूला डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी के लिए डेवलप करना है। डिग्री ऑफ किनेमेटिक इंडिटरमिनेसी को हम डी के से शो करते हैं। तो डी के इक्वल टू आपका हो जाएगा नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम इनटू ज्वाइंट, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, जितने नंबर आपके सपोज आपको बताया जो कि 2D ट्रस होती है, पिन ट्रस, उसके एक ज्वाइंट पर 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम अवेलेबल होती है। तो जे नंबर ऑफ ज्वाइंट पर आपकी 2 जे डिग्री ऑफ फ्रीडम अवेलेबल होगी। तो इसीलिए मैं इसको लिख रहा हूँ ए इंटू जे। इसका मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम एट ई ज्वाइंट इंटू नंबर ऑफ ज्वाइंट माइनस नंबर ऑफ रिएक्शन। दैट मीन्स रिएक्शन का मतलब आपको ये बता दें कि रिएक्शन कैसे इस डिग्री ऑफ फ्रीडम को एलिमिनेट करती है। तो ये मैंने आपको बता दिया। तो ये आपका जनरल फॉर्मूला आ गया, नंबर डी के इक्वल टू ए इंटू जे माइनस आर, वेयर ए इज द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम एट ई ज्वाइंट एंड जे इज द number of joint and r is the number of external reaction. In case of truss a will be a, in case of truss a is 2, in case of beam a is equal to 3, in case of frame a is equal to 3 for 2D, and in case of 3D a will be equal to 6, and for truss for frame and for beam a will be equal to 6, and for 3D a for 3D trusses will be 3. So here if यदि हम यहाँ पर ए की वैल्यू पुट करेंगे और नंबर ऑफ ज्वाइंट की वैल्यू पुट करेंगे, नंबर ऑफ रिएक्शन की वैल्यू पुट करेंगे, तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ किनेमेटिक इंडिटरमिनेसी मिल जाएगी। तो ये तो बात होगी एक जनरल फॉर्मूला डिराइव करने की। तो अब हम इसमें अपने जो भी इंटरनल हिंजेस हैं उसको भी इसमें इंक्लूड कर लेते हैं। तो अब हमारी जो भी इंटरनल हिंजेस हमें बताया अब क्या करती है, एडिशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम प्रोवाइड करती है। कितनी एडिशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम प्रोवाइड करती है मैंने आपको बता दिया। तो एडिशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इसमें हम ऐड कर देंगे, इसमें हम आर प्राइम करेंगे। तो आर प्राइम क्या हो जाएगा, आर प्राइम वेयर आर प्राइम इज द एडिशनल DOF, that means degree of freedom at hinges, right? So this is the formula which can be used for beam, frame and trussage. Okay, so now one by one we will take some example from truss, beam and frame. Okay, let's take first example. Okay, formula I will put here, a j minus r plus r prime. Okay, now we will take some example. The very first example is from the truss. Okay, first we will take basic truss like this. This is the basic truss. So I have to calculate degree of kinematic indeterminacy. So let's first count the number of joints. First, second, third, fourth, fifth number of joint, 5 number of joint, and number of external reaction 1, 2, 3, 4. So dk will be for am minus r. A is equal to, for 2D truss, this is 2D truss. For 2D truss, A is equal to 2. So 2 into A into j. J is the number of joint. So 2 into 5 minus r. 10 minus 4 is equal to 6. So degree of kinematic indeterminacy for this 2D truss will be 6. So this is the simplest example. Now we take 2D truss tower. Truss tower like this. This question asked in gate, so we will take this example. Okay, I have this 2D truss tower. Okay, here in which this is the 2D truss tower. First count the number of joint. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 number of joints, and r number of external reaction 1, 2, 3, 4. So now calculate degree of kinematic indeterminacy will be aj minus r is equal to 12 into 2 minus 4. 12 to the 24 minus 4 is equal to 20. So degree of kinematic indeterminacy, and that means unknown joint displacement will be 20. So that was the truss tower, 2D truss tower. 2D truss tower is also written as planar truss, and 3D truss is written as space truss also. Okay, so that was the example from truss. So next example we will take from frame also. Okay, so let's first take first example.
this is the truss, and there is the hinge. This is the hinge. Okay, and we have to calculate the degree of kinematic indeterminacy of this 2D frame. This is 2D frame, right? So let's count first number of joint. 1, 2, 3, 4. Right? 4 number of joint. J is equal to 4. And number of reaction R is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6. Or dk is equal to A J minus R plus R prime. So for this R prime. Now what is the R prime? This is the joint. This is the joint hinge. In case of joint hinge, I have told you we have number of additional degree of freedom will be m minus 1. So here are number where m is the number of meeting at internal hinge. So m is 2 and 1 minus 1 is equal to 1. So put the value A. So the A will be 3 for 2D truss. Value of A will be 3 because there 3 degree of freedom available at each joints. So 3 into 4 minus R plus additional degree of freedom due to internal hinge. So 3 to the 4, 12 minus 6 plus 1 and 7. This is the degree of kinematic indeterminacy for this frame, 2D frame. Okay, let's take one more example on frame. Okay. Sorry. This is pin joint and this is fixed here. Okay, so this is the hinge and here one hinge here also. So now count the number of joint. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Number of joint are 8 and number of reaction 2, 3, 5, 3, 8. And number of external hinges due to internal hinges m minus 1. Sorry, this is the member hinge. So here will be 4 additional degree of freedom, and this is the joint hinge. Here it will be m minus 1 degree of additional degree of freedom. So 4 number are meeting. So 4 minus 1 is equal to 3. So 3 plus 4, 7 will be additional degree of freedom due to internal hinges. So now calculate the dk. Dk will be AJ minus R. A will be 3 for the 2D frame. This is the 2D frame. 2 into number of joint 8 minus R equal to 8 plus R prime is equal to 7. 2 into 16 minus 8 plus 7 15. So this is the degree of kinematic indeterminacy. One thing है, आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, इस जो आपका इंटरनल हिंज है, इस हिंज को आप एज अ ज्वाइंट हिंज भी ले सकते हो. तो उस केस में आपके ज्वाइंट कितने हो जाएंगे, 9 ज्वाइंट हो जाएंगे. तो आपका आंसर इतना ही आएगा. तो ये तो बात होगी आपकी फ्रेम की. तो फ्रेम के केस में एक चीज और आती है. अगर जो हमने प्रीवियस एग्जाम्पल सॉल्व करा उसकी हेल्प में आपको फ्रेम की एक चीज और इंक्लूड हो सकती है आपके क्वेश्चन में. जो हमारा क्वेश्चन था, प्रीवियस क्वेश्चन, वो था आपका इस तरीके से आपका क्वेश्चन था. इसमें आपकी इंटरनल हिंज थी. तो आपको अगर इस क्वेश्चन में डिग्री ऑफ किनेमेटिक इंडिटरमिनेसी निकालने को बोले तो अगर आपको बोले कि जो भी इसके सारे मेंबर हैं वो क्या है, इनएक्सचेंजेबल, यानी कि इनएक्सचेंजेबल. ठीक है, आपके सारे मेंबर जो है, ये मेंबर 1 2 3 तीन मेंबर है, ये क्या इनएक्सचेंजेबल. एक्सचेंजेबल मतलब इनमें डिफॉर्मेशन नहीं हो सकता, यानी कि इसको आप क्या कर सकते हो, स्ट्रेस नहीं कर सकते या फिर कंप्रेस नहीं कर सकते. ये क्या आपके इनएक्सचेंजेबल मेंबर है. इस केस में आपके डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है, जब आपको मेंबर्स इनएक्सचेंजेबल दिए गए होते हैं तो उस केस में आपके क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है. तो रिड्यूस कैसे होती है वो देख लेते हैं. तो उसके लिए क्या फार्मूला बनता है वो भी हम देख लेते हैं. तो अब आपका अगर आपको मैं कह दूं कि इसमें सारे मेंबर इनएक्सचेंजेबल है तो ध्यान देखना कि इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कौन कौन सी आपकी रिड्यूस होगी. तो रिड्यूस होने के लिए अब हम देखते हैं. तो अब यहाँ पर देख सकते हैं, अगर ये मेंबर इनएक्सचेंजेबल है और ये मेंबर भी इनएक्सचेंजेबल है, अगर ये सपोर्ट आपके फिक्स है, अगर ये मेंबर आपका इनएक्सचेंजेबल है तो ये जो जॉइंट है आपका वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेस नहीं हो सकता. और ये जॉइंट है, ये आपका फिक्स है. अगर ये जॉइंट, ये मेंबर आपका इनएक्सचेंजेबल है तो ये जॉइंट जो भी, अगर मैं इस जॉइंट को 2 और 3 2 and 3 नॉमिनेट कर दूं तो आपका जो डेल वाई डेल 2 होगा यानी वर्टिकल डायरेक्शन में वो 0 होगा, और डेल 3 भी आपका y3 अगर मैं लिखूं वर्टिकल y2 और y3 जो भी वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगी वो 0 होगी. क्योंकि अगर आपका ये आपको तो कंप्लीटली आपको फिक्स है, आपको पता है. अगर ये मेंबर इनएक्सचेंजेबल है तो वर्टिकल डायरेक्शन, अगर इसकी लेंथ, इस मेंबर की लेंथ चेंज नहीं होने वाली तो ये वर्टिकल डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकता ये जॉइंट. और ये सेम ऐसे ही है. तो आपके दोनों इनएक्सचेंजेबिलिटी के कारण आपके दो डिग्री ऑफ फ्रीडम तो आपके रिड्यूस हो गए. तो अब है थर्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम आपकी कहां से रिड्यूस होती है देखते हैं. ठीक है, अब आपका थर्ड, अब ये जो आपकी फ्रेम है, ये फ्रेम, इसमें एक डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या कर सकती है, ये इस डायरेक्शन में फिक्स नहीं है. मतलब अगर इस डायरेक्शन में अगर मैं इसमें कोई फोर्स लगाऊं तो ये क्या कर सकता है, इस डायरेक्शन में इसमें स्वे हो सकता है. तो स्वे होने के कारण तो इसमें क्या आ सकती है, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या आ सकता है, डिस्प्लेसमेंट आ सकता है. लेकिन क्योंकि ये इक्विलिब्रियम ट्रस, अगर इक्विलिब्रियम फ्रेम है तो इक्विलिब्रियम फ्रेम में, इस फ्रेम के इक्विलिब्रियम में रहने के लिए जो ये नंबर 2 जॉइंट और नंबर 3 जॉइंट है, अगर ये ऐसे स्वे के कारण ऐसे डिस्प्लेस होते हैं तो ये डेल x यहाँ पर डेल x2 है और ये डेल x3 है. फॉर इक्विलिब्रियम ये क्या होना चाहिए, दोनों इक्वल होने चाहिए. तो अब ये दोनों इक्वल हैं
एक ही डायरेक्शन में है तो हम इसे एज ए 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम ले सकते हैं। यहाँ पर अगर हम इन दोनों को अलग अलग नहीं, इन दोनों को अलग अलग काउंट नहीं करेंगे तो इन दोनों जो भी दो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन जो भी डिग्री ऑफ फ्रीडम है से हम 2 और 3 पॉइंट को से हम एक्स डायरेक्शन से हम दोनों को एक डिग्री ऑफ फ्रीडम काउंट करेंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, डेल एक्स 2 इक्वल टू डेल एक्स 3 है। तो अब यहाँ पर हमारी 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम एलिमिनेट होगी, यानी कि या तो हम डेल एक्स 2 को काउंट करेंगे, डेल एक्स 3 को, और ये दो तो हमारे एलिमिनेट हो चुके हैं। तो यहाँ पर 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम आपकी क्या हो चुकी है, एलिमिनेट हो चुके हैं। किसके कारण, इस क्योंकि ये मेंबर क्या था, इनएक्सचेंजेबल था। इनएक्सचेंजेबल होने के कारण जितना डिग्री यहाँ पर आपका डिस्प्लेसमेंट होगा ना यहाँ पर भी होना है। तो अब आपको 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या मिल चुकी है, एलिमिनेट मिल चुकी है। तो किस अब जब हमने बात किसके कारण, इनएक्सचेंजेबल के कारण, तो इनएक्सचेंजेबिलिटी के कारण जितने मेंबर आपके इनएक्सचेंजेबल होंगे उतनी डिग्री ऑफ फ्रीडम आपकी क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है। तो उसके लिए हमने एक फॉर्मूले को जनरलाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम कर देंगे एम डैश, वेयर एम डैश इज द नंबर ऑफ इनएक्सचेंजेबल मेंबर्स, नंबर ऑफ इनएक्सचेंजेबल मेंबर्स। ठीक है, तो आप सीधे, आपको ऐसे नहीं देखना, आपको सीधे एग्जाम में आप सॉल्व करोगे तो इस फॉर्मूले में पुट करेंगे एजे माइनस आर प्लस आर प्राइम माइनस एम डैश, वेयर एम डैश इज द नंबर ऑफ इनएक्सचेंजेबल मेंबर्स। अगर आपको इनएक्सचेंजेबल मेंबर के नंबर्स दे रखे हैं, ठीक है। तो अभी एग्जाम्पल हम ले लेते हैं बीम से भी, राइट। तो बीम से भी हम एग्जाम्पल लेते हैं। तो बीम का एक एग्जाम्पल है आपका, ठीक है। तो ये है आपका बीम का एग्जाम्पल, ये है आपका रोलर सपोर्ट, ठीक है। तो इसकी हमें निकालनी डिग्री ऑफ किनेमेटिक इंडिटरमिनेसी। तो इसके नंबर ऑफ जॉइंट कैलकुलेट कर लीजिए सबसे पहले, 1 2 3 4। अगर मैं इसको एज ए जॉइंट हिंज मान के चलता हूं तो 1 2 3 4 एंड 5, ये क्या हो गया आपके नंबर ऑफ जॉइंट हो गए इस हिंज को। ये हिंज है आपकी, इस चीज का ख्याल रखना। तो हिंज पैर को भी मैंने क्या मान लिया, मैं मेंबर भी मान सकता, मेंबर हिंज भी मान सकता हूं, जॉइंट हिंज, जॉइंट हिंज मान के सॉल्व करते हैं। तो नंबर ऑफ जॉइंट कितने जाएंगे आपके, नंबर ऑफ जॉइंट 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ रिएक्शन 3 to 5 6 और 3 9। तो DK will be, and R prime also calculate R prime also. R prime will be, this is the joint hinge for 2D, m minus 1, 2 member are meeting, 2 minus 1, so 1. Now calculate DK for beam, 2D beam, 2D joint beam, A will be 3, so 3 into 5 minus R plus R prime, additional degree of freedom, 15, 15 minus 9, सही है, गलत नहीं हो गया, ठीक है। तो आपका ये हो गया आपका 6 प्लस, ठीक है, 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 7। तो सो डिग्री ऑफ किनेमेटिक इंडिटरमिनेसी विल फॉर दिस बीम विल बी 7 इफ नाउ वी विल सॉल्व आफ्टर टेकिंग दिस हिंज एज अ मेंबर हिंज आल्सो। ओके, सो नाउ 7 is your answer from this. Now solve taking this hinge as a member hinge. So if I take this hinge as a member hinge, so now number of joint will be 1 2 3 4. Okay, reaction will be same, 3 to 5 6 3 9. R prime will be, for member hinge R prime is 4, number of additional degree of freedom for member hinge will be 4. So now DK will be AJ A3, number of joint 4 and R is 9 and R prime is 4. So 3 4 12 minus 9 3 plus 4 is equal to 7. So answer is same from both approaches. So this is the topic of kinematic indeterminacy. I have covered all type of question and all type of structure in this topic, and in next topic अगले जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम स्टैटिक इंडिटरमिनेसी और किनेमेटिक इंडिटरमिनेसी के एग्जांपल लेंगे। और एक टॉपिक और हमारा बच जाता है वो है स्टेबिलिटी का, उसको भी हम नेक्स्ट लेक्चर में फिनिश कर देंगे और इसी के साथ साथ इसके एग्जांपल भी लेंगे। तो धन्यवाद।